हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। हम आज है मे 6। आज मे 6 है और आज फ्राइडे के दिन में जो दी हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर एडिटोरियल आए हैं उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन एक क्वेश्चन है जो कि आप लिख के भेज सकते हैं या फिर इसका मॉडल आंसर लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स, ये क्वेश्चन है। इसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नंबर 1 जो न्यूज़ है यहाँ पे वो क्या बोला जा रहा है कि देखिए WHO ने एक एस्टिमेट दिया जिसमें बताया जा रहा था कि इंडिया में जो डेथ हुई हैं वो कुछ 4.7 मिलियन है, मतलब कुछ 47 लाख के तकरीबन वो जो WHO वो बोल रहा है यहाँ पे इंडिया में डेथ हुई ड्यू टू दी कोविड। लेकिन जो इंडिया की डेटा है, जो इंडिया की रिपोर्ट है वो ये बोल रही है जो डेथ हुई है इंडिया में वो हुई है 4.8 लाख। ठीक है, तो दोनों रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 10 गुना का डिफरेंस है। तो इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो रिपोर्ट है इसके लिए कंटेस्ट करेगी इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो वो बोल रहे हैं ये गलत है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और चीज़ के बारे में कि WHO का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये देखिएगा, नंबर 1 जो WHO है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। नंबर 2 ये फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1948 में। जितनी भी रीजनल या फिर नेशनल हेल्थ बॉडीज थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था। और इसका प्राइमरी रोल क्या है, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल हेल्थ को विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और मैं आपको बता दूं दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 जनरल स्टडीज 3 का ये पार्ट है। ठीक है जी। अब नंबर 2 जो न्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, GS2 की न्यूज़ है, वो सेडिशन को लेकर है। सेडिशन को ठीक करना या फिर सेडिशन के बारे में कुछ और जजमेंट देना, उसके बारे में बात की जा रही है। इससे पहले सेडिशन को ठीक ठहराया गया था कहाँ पे, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। तो वो दोबारा से बोल रहे हैं कि अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो सेडिशन के अंदर बहुत लोगों को अंदर डाला जा सकता है। तो नंबर 1 यहाँ पे हमें सेडिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये सेडिशन है जो मतलब अगर कोई भी बंदा, एनी पर्सन, वर्ड्स के ज़रिए या फिर स्पोकन हो, चाहे वो रिटन हो, साइंस वाले हों या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन है या फिर अदरवाइज कोई भी चीज़ है, अगर वो डिसअफेक्शन दिखा रहा है गवर्नमेंट के लिए, और वो जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ से बनी हुई है जो कि एक मतलब डेमोक्रेसी जिसको हम बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे इलेक्शन हुई थी। अब डिसअफेक्शन यहाँ पे हम बात करते हैं अगर डिसलॉयलिटी की, तो ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी आ जाता है और इस डिसअफेक्शन को हम सेडिशन के अंदर लेते हैं। और अगर आप सेडिशन के अंदर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो वो जो ऑफेंस है, पनिशमेंट उस चीज़ के लिए क्या मिलेगी, एक तो पहली चीज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। नंबर 2 जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से लेकर लाइफ टर्म तक की जा सकती है, मतलब 3 ईयर से लाइफ टर्म। फिर उसके बाद में जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बंदे को गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया क्या, वो कभी भी पेपर नहीं दे पाएगा, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में ये भी बोला जाता है कि उसको पासपोर्ट के बिना रहना पड़ेगा और जब भी कोर्ट बुलाएगी उस टाइम पे उसको जाना पड़ेगा। तो ये सेडिशन को लेकर काफ़ी कुछ बोला जाता है कि कई बार अगर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को तो सेडिशन के अंदर पकड़ लिया जाता है। तो इस वजह से दोबारा से बोला जा रहा है कि इसको एक कैरी ऑन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से देखना चाहिए। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2। आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगला जो टॉपिक है, मोदी मैक्रॉन एग्री टू वर्क टुगेदर टू एक्सपैंड रिलेशंस। इसका जो मेन एजेंडा यहाँ पे रखा गया है, इंडो पैसिफिक की सिचुएशन को देखना और टेररिज्म की सिचुएशन को देखना। एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ विच वी हैव टू डिस्कस टुडे इज अबाउट दी जोग फॉल्स। जोग फॉल्स आपको पता होगा, जोग फॉल्स क्या है, वाटरफॉल्स है जो कि शरावती रिवर के ऊपर है और कर्नाटका में है। यहाँ पे कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बोल दिया था कि भाई ये जो जोग फॉल्स के ऊपर 5 स्टार होटल बनाना है वो आप बना सकते हो, लेकिन अब सेंटर बोल रहा है कि इस वजह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये जो जोग फॉल्स प्रोजेक्ट है उसको हम नहीं आगे बढ़ने दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे अगर हम बात करें, ये जो आर्टिकल है वॉच द गैप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है कल या परसों ये डिस्कस किया था। इसमें बोला जा रहा है कि जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुई है। ट्रेड इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जो एक्सपोर्ट है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसी के साथ में इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। एक्सपोर्ट ने यहाँ पे जो टच किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे वे से हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, मोर देन डबल्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं
कि जो इंपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इंक्रीज़ होता हमें, ब्रॉडन होता हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे हम, नंबर वन तो इसकी कंडीशन ये बनती है ग्लोबल क्रूड ऑयल, जिसके जो प्राइजेज है वो 40% तक इंक्रीज़ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रशियाज वॉर ऑन दी यूक्रेन। नंबर टू, आपको पता है जो हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा, या फिर जो अर्ली समर है इंडियन समर वो आ चुका है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जो एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, कोल की डिमांड इंक्रीज़ होती है और हम कोल को इंपोर्ट करते हैं। और कोल भी हमें क्या मिलता है, महंगा मिलता है, जिस चीज़ की वजह से हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इस चीज़ में अगर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हैं। और अगर हम इस पे बात करें तो जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है ना, तो इस तरह की चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती हैं टू ब्रिज दी CAD करंट अकाउंट डेफिसिट को। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो इंपोर्ट है, मतलब जो इंपोर्ट है वो महंगा होता दिखाई दे रहा है, या फिर इस तरीके से अगर हम मान के चलें कि ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ता जाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ता जाएगा हमारे, ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता हमें दिखाई देगा, मतलब जो रुपी है वो स्ट्रांग नहीं होएगा, वो वीक होता दिखाई देगा। अगर वीक हो रहा है रुपी, तो इसका मतलब है अगर $1 60 रुपीज़ का था, अगर वीक हो जाएगा तो $1 80 या फिर 90 तक भी पहुंच सकता है, जिस चीज़ की वजह से इस सिचुएशन में जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट है जो वो सस्ते हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लेकिन इंपोर्ट, हमारी जो कंट्री है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल या फिर कोल या फिर बहुत चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, जिस चीज़ की वजह से ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता हमें नजर आएगा। नाउ दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू GS2, और ये जो ट्रेड डेफिसिट वाला हमने एडिटोरियल किया, दिस इज रिलेटेड टू GS3। अगर हम स्कूल ड्रेस की बात करते हैं, ये एडिटोरियल बहुत मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन हाँ इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इंट्रोडक्शन में हमने बात किया कि जो यूनिफॉर्म है बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है एजुकेशन को लेने के लिए। नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है कि यूनिफॉर्म को अगर हम सिंगल मोस्ट फैक्टर बना देंगे एजुकेशन को देखते हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा हमारी एजुकेशन पे। उस चीज़ का रीज़न क्या है, ये तो वो बात होगी कि यूनिफॉर्म तो एक तरह से क्या करती है कि जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करती है। मतलब क्या है कि वन इज़ दैट ऑफ अ गार्डन वे डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम, द अदर इज़ वन ओन ऑफ एन आर्मी ऑफ द लिटिल सोल्जर्स मार्चिंग टुगेदर। तो यूनिफॉर्म को बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से मुझे लगता है आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। नंबर 2 यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड दैट द आइडिया ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म हैज स्प्रेड दी विद दी अर्बनाइजेशन, प्रोस्पेरिटी और प्राइवेटाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म को क्या कर दिया गया, मोनोपोलाइज कर दिया गया। आपने देखा होगा कई स्कूल्स ऐसा बोलते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो आपको एक पर्टिकुलर जगह से मिलेगी या फिर पर्टिकुलर कंपनी की लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यस, कि ये जो चीज़ें वो बढ़ती हुई हमें नज़र आती हैं। नंबर 2, अगर हमने कम्युनल बेस्ड कमांड बेस्ड चीज़ की बात करें तो कर्नाटका में ये चीज़ आपने फैक्टर को देखा होगा कि वहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो कि सेंट्रल स्कूल्स हैं, नॉट गवर्नड बाय द प्रोविंशियल स्टेट, मतलब स्टेट नहीं गवर्न करता, लेकिन वहाँ पे भी ये जो यूनिफॉर्म वाला चक्कर है ये वहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आएगा, प्रॉपर ड्रेस कोड डाल के आएगा, उसी को एजुकेशन लेने की इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें वन ऑफ द इंडियाज, ये जो कर्नाटका है लिटरेट स्टेट है, प्रॉस्परस स्टेट है, जिसमें हम इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हो रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो हो रही है तो अब कुछ कर नहीं करते। मतलब क्या है, ये जो एजुकेशन है वो ऑर्थोडॉक्सी की तरफ हमें दिखाई दे रही है, जाती दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ होगी। तो ये जो एडिटोरियल है, ठीक है जी, ये बंदा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमारा कुछ खास अपनी इनपुट नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो जो टीचर की पिक्चर है वो भी हमें चेंज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि टीचर हैं जो या फिर जूनियर कॉलेज के, वो खुद बोल रहे हैं कि अगर आप ड्रेस कोड पे नहीं आओगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एजुकेशन लेने के लिए। अगर हम की डिस्टिंक्शन की बात करें यहाँ पे तो जो यूनिफॉर्म है वो दूसरे बच्चों को एक बच्चे से डिस्टिंक्ट करती हैं, और इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें हम बात करें। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 होता है ड्रेस कोड और नंबर 2 होता है यूनिफॉर्म। ड्रेस कोड हम वो चीज़ है कि जिसमें हम अपनी प्रोस्पेरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रेस है वो मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, यहाँ से लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं ये इस ब्रांड की, इस कंपनी की है। लेकिन जो यूनिफॉर्म है उसमें यूनिफॉर्मिटी की हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास
उसको डालने की, या फिर अगर हम बात करें कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन या मोनोपोलाइजेशन की बात की थी, अगर महंगी है या फिर कोई भी चक्कर है कि अगर ड्रेस कोड की बात करें, अगर नहीं है तो उनको अलाउ करना चाहिए एटलीस्ट एजुकेशन लेने के लिए। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, सपोज टू प्रमोट द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्ट्राटा एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन मोर सब्सटेंशियल वेज। ठीक है, तो हमने एजुकेशन को एक अच्छे वे से आगे बढ़ाना है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। जो श्री अरबिंदो हैं, उन्होंने अपना एक थी उनकी इन द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मतलब जहाँ पे वो उन्होंने लिखा हुआ था, तो उन्होंने ये भी बोला कि ही ड्रॉज अपॉन डाइवर्सिटी इन नेचर टू एक्सप्लेन वाई यूनिफॉर्मिटी टेम्प्ट्स अस बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ए सेंस ऑफ द रिलेटेडनेस और यूनिटी। ठीक है ना। तो उसके बाद में लास्ट क्या है, एज द टर्म यूनिफॉर्म सजेस्ट अ कॉमन ड्रेस कन्वेज दैट ऑल डिफरेंस हैव बीन ओवरकम। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है, आपने कुछ पॉइंट्स इससे ले सकते हो, जो कि या फिर अगर आपको ये इशू नहीं पता तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटका में जो यूनिफॉर्म को लेकर या हिजाब को लेकर इशू चल रहा था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है द स्टेटस ऑफ द नागा पीस टॉक्स। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका टॉपिक आता है GS3 का, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, और वैसे भी आपको नागा पीस टॉक्स या फिर नागा के लिए बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमारे सिलेबस में हमने पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने बोला कि जो नेशन सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, इसाक मूविया, वही 44% इंसर्जेंसी का जो इंसिडेंट्स है 2020 में, उसका मतलब जो है इन्वॉल्व्ड है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, ये इसाक मूविया वही है जिसके साथ एग्रीमेंट किया था यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 में कि कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकालते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होती हैं। जब हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मतलब इन लोगों को जो नागाज हैं, इनको गवर्न करने के लिए जितने भी ट्राइबल लोग थे, उनको इकट्ठा करके नाम रख दिया उनका नागा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फॉर्मेशन होती है नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल की 1945 में, जिसका बाद में नाम रख दिया जाता है NNC इन 1946। ठीक है, पहले तो ये नागाज यहाँ पे रखा गया नाम। फिर उसके बाद में जब ब्रिटिशर छोड़ के जा रहे थे, विथड्रू करके जा रहे थे, तो हमें क्या पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन करते हैं नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल की, और बाद में उसका नाम रख दिया जाता है NNC। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी है वो कब यहाँ पे होती है, ये जो फीज़ो है, मिस्टर फिजो, जिन्होंने यहाँ पे इस सेक्शन ऑफ द NNC, मतलब ये जो NNC बनी थी, NNC में से एक सेक्शन बना जो कि जिसको लीड कौन कर रहे थे, AZ फिजो। तो इन्होंने दो चीज़ें बनाई यहाँ पे, नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी। तो ये जो फिजो हैं, इनको कर्व करने के लिए या फिर नागास को कर्व करने के लिए हमने वहाँ पे इम्पोज किया AFSPA, और हमने अपनी आर्मी को वहाँ पे भेज दिया। जो मिस्टर फिजो हैं वो क्या डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट का माने कि भाई स्टेट आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो इंडिपेंडेंट स्टेट की ये डिमांड करते हैं। दैट्स वाई ही बायकॉटेड दी 1952 एंड 57 जनरल इलेक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम उसके बाद में बात करते हैं, सम लीडर्स अमंग द NNC फॉर्म्ड देयर ओन ग्रुप, और वो अपनी डिस्कशंस अलग से चलाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में पिक्चर में NSCN, मतलब ये वाली जो चीज़ है नेशन सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये कहाँ से आती है। देखिए यहाँ पे एक अकॉर्ड हो रहा होता है, ये देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया कि जो NFG बना हुआ था या फिर यहाँ पे NNC बना हुआ था, इसके कुछ अलग ग्रुप बनते हैं जो कि शिलोंग अकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पे वो एग्री कर जाते हैं कि हम आर्म्स को सरेंडर कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सारा कुछ एक ट्रैक पे आने की कोशिश हो रही थी। शिलोंग ऑर्डर्स को जो कुछ NNC के लीडर्स थे, मैनी टॉप लीडर्स, ठीक है, वो एग्री नहीं करते, और जिस चीज़ की वजह से तीन मेन लीडर थे, जो नंबर 1 यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो मुइवा, ठीक है, नंबर 1 है। नंबर 2 यहाँ पे थे इसाक, ठीक है जी, और नंबर 3 खापलांग। तो ये तीनों लीडर्स मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ द नागालैंड, NSCN। ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें भी फैक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो बनता है IM, जिसमें होता है मुइवा और सवू, और दूसरा बनता है खापलांग, जो कि है NSC खापलांग। अब ये जो NSC IM है, मतलब इसाक मुइवा, ये डिमांड करता है ग्रेटर नागालैंड की। अब ये ग्रेटर नागालैंड क्या है, ग्रेटर नागालैंड का मतलब कि एक बड़ा नागालैंड वाला एरिया हमें चाहिए, और ये बोलते हैं इट वांट टू एक्सटेंड नागालैंड बॉर्डर बाय इंक्लूडिंग दी असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी जितने भी एरियाज़ है वो भी हमें ला कर दो।
फिर ये जो चीज़ है कि ये कितनी कामयाब होती है या फिर कितनी कामयाब नहीं होती, तो हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरह से रिलेशंस को ठीक किया जाए। इस वजह से 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अकॉर्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन उसको हम अच्छे वे से आगे नहीं बढ़ा पाए, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे देखिएगा कि 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोड दी NSCNIM, मतलब ये वाला इसाक मुइवा, to sign a ceasefire agreement to begin the holding of talks with the aim of signing Naga Peace Accord. There have been over 100 rounds of talks after the ceasefire between the center and the insurgent group, but no solution. तो अभी तक जो सोल्यूशन है अब हम अच्छे वे से नहीं निकाल पाए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु टेबल्स बिल टू अपॉइंट VC2 लॉ वर्साइटी। यहाँ पे आपने याद रखना है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2। मैं आपको बता दूँ, जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपॉइंट करने की जो एम्पावरमेंट थी वो किसके पास थी, मतलब वो एम्पावर्ड कौन थे, गवर्नर, ठीक है। लेकिन अभी एक बिल पेश किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट में जिसने गवर्नमेंट ने अपने आप को एम्पावर कर लिया कि जो VCs हैं, वाइस चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो कौन अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, नॉट गवर्नर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू CAA वॉज इज़ एंड विल बी रियलिटी। ये कौन बोल रहा है, अमित शाह। अभी ये CAA है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। CAA छोटी सी चीज़ बताते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि जो लोग हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं और वो अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में आई हैं बिफोर 2014, ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उन लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ मतलब जो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, ऐसे 6 कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन। तो अगर ये लोग, ठीक है जी, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हुए थे, तो इनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से, क्योंकि इनको हम क्या देंगे, अगर ये इलीगल भी आए थे तब भी हम क्या करेंगे, इनको सिटीजनशिप देने की कोशिश करेंगे या फिर सिटीजनशिप दिलाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनको जल्दी सिटीजनशिप दी जाएगी, इनको अगर वो इलीगल वे से भी आए थे तब भी इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे बोली जा रही हैं। CAA के अंदर यहाँ पे ये था, तो अभी इसको वो बोल रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो पहले भी था, है और रियलिटी में भी रहेगा या फिर आगे भी जाके रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, ओवर 1 लाख ट्री टू बी फेल्ड फॉर कोल माइनिंग इन उड़ीसा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। तो इतना ही है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। UN एजेंसी इन टॉक्स विद इंडिया ऑन वीट प्रोक्योरमेंट। हमने पहले भी बात किया था, वीट हमारे पास हमारी फूड सिक्योरिटी एक अच्छे वे से हम होल्ड करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं जिसमें हम प्रोक्योरमेंट कर सके वीट की, क्योंकि कम हो चुकी है वीट, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज सफ़र कर रही हैं। उसका रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, उन्होंने लॉन्च किया एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये रिपोर्ट डायरेक्ट पूछी जा सकती है, आपने याद रखनी है, जिसमें बताया गया किस तरह से जो क्राइसिस है वो हर डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें इसमें, तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो एक असिस्टिव ब्रांच है, किस चीज़, फूड असिस्टेंस ब्रांच है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, जिसका मतलब अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो जो SDG 2 है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ये किसकी तरफ जाता है, जीरो हंगर की तरफ बाय 2030 हमने अचीव करना है। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू, वी कैन से विद द GS2 इंटरनेशनली, अगर हम इसकी बात करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस GS3 अगर हम बात करें, ठीक है जी। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, PMI फ्लैग्स फास्टेस्ट सर्विस ग्रोथ इन 5 मंथ्स, इनपुट कोस्ट सौर। यहाँ पे आपने देखना है, S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज जो है वो PMI रिलीज़ करता है। और PMI है क्या, देखिए इसमें 3 फैक्टर हैं, 50 अबव और 50 लोअर। अगर हम बात करते हैं PMI 50 अबव है तो जो इकॉनमी है वो बढ़ रही है, 50 के अगर नीचे है तो वो इकॉनमी डाउन जा रही है, 50 है तो वो इकॉनमी न्यूट्रल है। ये हर एक मंथ जो है वो रिलीज़ की जाती है, जिससे हमें पता चलता है, एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि कितना का जो कंट्री वो आगे बढ़ रहा है और कितना का कंट्री आगे नहीं बढ़ रहा। एंड दिस टॉपिक इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू GS3 इकॉनमी। आगे अगर हम बात करें, वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन सर्ज सेड टू हैव फोर्स्ड RBI's हैंड। हमने कल इसके बारे में पूरी चर्चा की है। फ्रंट पेज पे
पहली न्यूज़ थी। अगर किसी बच्चे ने, कोई नया बच्चा जुड़ा है और यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहा है, पहली चीज़ तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इस चीज़ को मैं ये बोल रहा था कि जो कल वाला न्यूज़पेपर है उसकी फर्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की है कि जो अब देखो ना, मुझे ये लगता है कि इन्फ्लेशन मान लेनी चाहिए थी कि महंगाई हो चुकी है। उसको वॉर इंड्यूस्ड बोलना या फिर वैसे बोलना वो गलत चीज़ होएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन को देखते हुए जो रेपो रेट है या फिर जो पॉलिसी रेट्स है उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो मनी फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में। और मनी फ्लो डिक्रीज़ होने से मार्केट में क्या होगी, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो न्यूज़ थी, ये लास्ट न्यूज़ थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो।